नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिमरन में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आइए आज अपने वीडियो के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। मतलब समाज में किस किस प्रकार के लोग रहते थे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोत। जो हड़प्पा वासी थे वो शिल्प उत्पादन में निपुण थे, मतलब बहुत ज़्यादा कार्य वो शिल्प का किया करते थे। तो उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी स्रोत प्राप्त हुए हैं, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पता किस प्रकार लगाते हैं। जो हमारे भारतीय पुरातात्विक हैं, अगर उन्हें पता लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई थी, तो वो सबसे पहले उससे मिले हुए या उसके बारे में जाने गए स्रोत प्राप्त करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। हम इसका कहने का मतलब है जो हड़प्पावासी थे, मतलब वो चीज़ों को बनाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से करते थे और उनके लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे कि जिससे उनका उत्पादन हो सकता था। पांचवा पॉइंट है हड़प्पावासियों का दूसरे क्षेत्रों से संबंध। ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पावासी व्यापार करते थे, तो व्यापार करने के लिए वो दूसरे देशों से संपर्क रखते थे। हमारा छठा पॉइंट है हड़प्पावासी के व्यापारी संबंध। जो हड़प्पावासी थे उनके व्यापारी संबंध किस प्रकार के थे और वे किन किन वस्तुओं को आयात निर्यात करते थे। सातवां पॉइंट है हड़प्पा मोहरे। व्यापार के लिए हड़प्पावासी मोहरों का इस्तेमाल करते थे। आठवां पॉइंट है हड़प्पाई लिपि, मतलब वहाँ के जो अभिलेख मिले हैं हमें, तो उनमें हड़प्पाई लिपि किस प्रकार प्रयोग की जाती थी, मतलब वह किस प्रकार की थी और वह कैसे लिखते थे उसको। नौवीं चीज़ आती है जो हमारे विषय में, वो है हड़प्पाई बाट। मतलब समान का माप तोल करने के लिए हड़प्पाई लोग किस प्रकार के बाट का प्रयोग करते थे और उन्हें किस प्रकार बनाते थे। तो चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पहला पॉइंट है इसका समाधानों का अध्ययन। मतलब जो अब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है हड़प्पाई शहर में, तो वो लोग करते थे कब्र बनाते थे। कुछ कब्र कच्ची ईंटों से बनी होती थी और कुछ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली होगी वह अमीर रहे होंगे, मतलब इससे वहाँ की अमीरी और गरीबी का पता लगाया जा सकता है, तथा जिस कब्र से सस्ती वस्तुएं मिली होगी वह गरीब होंगे। इसका दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की खोज। उपयोगी वस्तुएं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका उपयोगी वस्तुएं, दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुओं में आ गया चकिया, मृदबांड, सुइयाँ, जो कि वहाँ पर लगातार उपयोग होने वाली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ें आती हैं इसमें विलासिता की वस्तुएं। इसमें आ गए फ्योंस के पात्र। फ्योंस के पात्र सबसे महत्वपूर्ण माने गए वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कीमती थे वो उस टाइम पे। तो अब हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। हमारा सेकंड पॉइंट है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे। वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे मनके, शंख की कटाई, मुहर, बाट आदि। अब इसका तीसरा पॉइंट आता है शिल्प उत्पादन के विषय में सबसे प्रमुख काम हड़प्पावासियों का क्या था, मनके बनाना था। और उनके मनके एक समान नहीं होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे। जैसे चकोर टाइप के हो गए, बेलनाकार, गोलाकार आदि होते थे। और सबसे जो ज़्यादा उपयोग किए जाते थे वो गोलाकार मनके थे। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मनके बनाने के लिए सेल खड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो कि काफ़ी मुलायम होता था। हम देखने से तो पता लगता है कि वो पत्थर जैसा ज़्यादा कठोर होगा अगर मनके बन रहे हैं तो, या फिर बाट बन रहे हैं तो लेकिन ऐसा नहीं था, वो पत्थर काफ़ी मुलायम होता था। इसका फिफ्थ पॉइंट है कॉर्नेलियन पीले रंग का कच्चा माल तथा मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब पीले रंग की परत बनाने के लिए उनको आग में पकाया जाता था, जिस प्रकार से मनकों का निर्माण किया जाता था। अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पता कैसे लगाते हैं। हड़प्पावासी व्यापारी भी थे, वो आयात भी करते थे सामानों का और निर्यात भी करते थे। हमारे भारतीय पुरातत्वविदों को खोज के दौरान अनेक वस्तुएं मिलती हैं, जिससे वो बताती है कि वो हड़प्पावासी व्यापार का कार्य भी करते थे। जैसे शंख, तांबा, ऐसे कच्चा माल महत्वपूर्ण वस्तुओं में आ गया फ्योंस के पात्र, औजार, त्याग दिया गया माल जो कि वेस्ट मटेरियल होता है,
वो। अब हम बात करते हैं हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। अब उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता तो हमें प्राप्त होती ही है, तो उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती थी हड़प्पावासियों के द्वारा। जैसा कि आपको पीछे पॉइंट में बताया गया था कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, तो वो अपने माल को प्राप्त करने के लिए 2 नीतियों का निर्धारण करते थे, जिसमें से सबसे पहला आ गया बस्तियाँ स्थापित करना, मतलब एक दूसरे देशों से संपर्क करना और उनसे माल की जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले हमें साक्ष्य किस चीज़ के मिले, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट से वो क्या मंगवाते थे, शंख मंगाते थे। अफगानिस्तान है जो, वहाँ के शोरतगोई से लाजवर्द मणि, वहाँ पे लाजवर्द मणि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। गुजरात के भड़ोत से कार्नेलियन, जो कि ऊपर अभी आया था टॉपिक में। दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी पत्थर, जो मनके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और राजस्थान से धातु प्राप्त की जाती थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि खेतड़िया क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। वहाँ इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और इसलिए वहाँ की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। हड़प्पा वासियों के कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरी नीति थी अभियान योजना, मतलब वो अलग अलग जगह अभियान चलाते थे, मतलब दूर दूर के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे माल और पता लगाते थे यहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है। और दूर क्षेत्रों से संपर्क होने के कारण हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे उसे हड़प्पा सभ्यता के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें मेलवा का नाम दिया गया है, उसे मेलवा का नाम दिया गया है, तथा नाविकों का देश हड़प्पा सभ्यता को बताया गया है। अब बात करते हैं अभियान योजना की। राजस्थान के खेतड़ी अंचल से वो तांबा मंगाते थे, राजस्थान से वो धातु भी मंगाते थे, और राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा और दक्षिणी भारत से सोना। अभियान भेजकर हड़प्पावासी स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे तथा कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। अब बात आती है हड़प्पावासियों का दूरी क्षेत्रों से संबंध। सबसे पहला पॉइंट है इसका, ये तांबा ओमान से मंगवाते थे तथा ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश पाए गए हैं। अब निकल के अंश पाए गए हैं तो वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दूसरे क्षेत्रों से संबंध थे। अब इसका सेकंड पॉइंट है, एक हड़प्पा मर्तबान ओमान से भी पाया गया, ये एक जगह का नाम है। अब थर्ड पॉइंट है इसका, मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पा के इस क्षेत्र का नाम दिया गया है मेलुआ। अभी मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले। अब इसका फोर्थ पॉइंट है, कई हड़प्पाई मोहरों पर नावों और जहाज़ों के चित्र मिले हैं। अब हमें पता कैसे चला कि वो नावों और जहाज़ों के साथ भी दूर दूर के क्षेत्रों तक जाते थे, तो हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खोज के द्वारा कई नावों को पाया गया जिनमें चित्र बने हुए थे, और वो इस बात को दर्शाते थे कि वो कितनी दूर दूर तक अपने अभियान चलाने के लिए जाते थे। अब बात आती है हड़प्पाई मोहरें। सबसे पहले सेलखड़ी नामक पत्थर से ही मोहरों का निर्माण किया जाता था, जो कि मुलायम प्रकार का होता था। अब दूसरा पॉइंट है इसका, लंबी दूरी के संघर्षों तथा संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इनका प्रयोग होता था। अगर किसी लंबी जगह पर जाना है, मतलब वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो यहाँ पर मोहरों को देके और वहाँ से यात्रा भी कर सकते थे, और संपर्क और व्यापार को आय व्यय करने के लिए भी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं पुरातत्वविदों को, वहाँ पे ऐसी चित्रों का प्रयोग किया गया था, मतलब उन्हें एक भाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता था। पहला पॉइंट तो यही है कि वो रहस्यमय लिपि है, अगर ये चित्रों में लिखी गई है तो ये चित्रमय लिपि भी है, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाएं से दाएं। अब ये जो डायग्राम है, ये जो आप देख रहे होंगे, यही उसी मैन्युस्क्रिप्ट का एक भाग है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर कभी नहीं लिखी गई। और इसके सबसे चिन्हों की संख्या थी जो सबसे लंबी अभिलेख में, वो 375 से 400 के बीच थी, और जिसमें कुल मिलाकर 26 चिन्ह थे। यह उनकी सबसे लंबी अभिलेख थी, और वहाँ पर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं जो उनमें मतलब कुछ पेजों पे देखा गया है कि कुछ जगह छोड़ दी जाती थी, मतलब लाइन पूरी ना होने के कारण उस जगह को छोड़ दिया जाता था। वो इस प्रकार लिखी जाती थी, हम तो लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक लिखते थे। अब बात आती है हड़प्पाई वाट की। लिपि हो गई,
मोहरे हो गई, बाट। अब बाट की बारी है। सबसे पहला पॉइंट है, चल्ट नामक पत्थर से हड़प्पाई बाट का निर्माण होता था, जिनका आकार घनाकार होता था और वह निचला मानदंड द्विआधारित प्रणाली पर आधारित थी। इसका पॉइंट 4 है, ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण वो लोग करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों की तुलना करने के लिए किया जाता था। मतलब किसी चीज़ की तुलना करने के लिए या उसका मापतोल करने के लिए हड़प्पाई बाटों का निर्माण किया जाता था। क्या हड़प्पाई समाज में किसी शासक का शासन था? अब हम इनकी शासन व्यवस्था को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी राजा का शासन था। तो इसके हमें 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक तो विशाल महल, जिसे पुरातत्वविदों ने राजमहल की संज्ञा दी है, और एक वहाँ पर पत्थर की मूर्ति मिली है जो कि एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है उदाहरण पर, और एक मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि एक नर्तकी की मूर्ति है। तो वहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ पर राजाओं का शासन था क्योंकि सब कुछ कुशल शासन था। तो और कुछ मानते हैं कि वहाँ पर राजाओं का शासन नहीं था क्योंकि वहाँ के वर्णनों में ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं किया गया है। तो आज हमने फ्रेंड्स 9 टॉपिक किए हैं जो कि थे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोत, इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पता किस प्रकार लगाते हैं, हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते थे, तथा हड़प्पावासियों का दूरीय क्षेत्रों से संबंध, हड़प्पावासी के व्यापारी संबंध, हड़प्पाई मोहरें, हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई बाट। आज हमने 9 टॉपिक कवर किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी आगे के चैनल के नोटिफिकेशन के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी हो। तब तक आज के लिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।